और लड़ाई तो होगी, जो आपको पहले भी हम लोग बोले हैं कि किसान आंदोलन के तर्ज पर ये लड़ाई होगी, हम लोग हारे नहीं। चंपा सोरेन कहते हैं डुगडुगी बजावे, अब वो डुगडुगी दिल्ली में छोड़ दिए कि कामरू का मक्खिया रख दिए, डुगडुगी बस्ती नहीं है। सुदेश महतो गर्जना करते हैं खेलगांव में यह लड़ाई लड़ेंगे, वो भी पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसके कारण लोग लड़ने से बच रहे हैं। जानते हैं कि ये सीएनटी का जमीन आदिवासी के जमीन गैर आदिवासी की नहीं हो सकता है, तो क्यों आप बसे? हम आपसे सवाल करते हैं, क्यों बसे? ये तो गलत आप करेंगे तो उसका तो आपको सजा तो मिलेगा। तो कुर्मी समुदाय एसटी बनने की ही तो मांग कर रहा है। वही तो कह रहे हैं, एसटी क्यों बनना चाहते हैं? वो तो निश्चित है कि आदिवासी से सैनिक शैक्षणिक रूप से ऊपर है कि नहीं है? नहीं, आर्थिक रूप से भी ऊपर है, तो क्यों एसटी बनना? ये कैसे कहा जाए? तो चूंकि दुनिया में हर लोग जो है बड़ा बनना चाहता है। हिंदू के लिए कोड है, मुसलमान के लिए कोड है, ईसाई के लिए कोड है, सिख के लिए, जैन और बौद्ध के लिए, तो आदिवासी के लिए भी कोड होना चाहिए। तो ये सरकार हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार कर रही है। तो दोस्तों, आप पीछे के विजुअल में देख सकते हैं, यह नगरी के किसान है और नगरी के किसान एक लंबे अरसे से जमीन बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के क्रम में कई ऐसे मौके आए जब तमाम राजनेताओं की ओर से उनके पक्ष में आवाज उठाने की बात कही गई। बात चंपाई सोरेन से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था डुगडुगी बजाएंगे, हर घर जाएंगे, एक मुट्ठी चावल लेंगे और खेत जोतो, धान रोपो का कार्यक्रम करें। उससे भी आगे बढ़े सुदेश महतो, आंसू के सुप्रीमो ने भी घोषणा की थी और सार्वजनिक मंच से कहा था। उनके पास भी नगरी के किसान आए थे। सुदेश महतो ने आगे बढ़ते हुए कहा था, इनके साथ सारे लोगों ने चला। उन्होंने कहा था, मैं देखता हूं कई तरह के लोग इनके पास जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, संघर्ष का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है। और जब सुदेश महतो यह बात कह रहे थे, तब लगा था कि नहीं, अब तक जिन राजनेताओं का वहां दौरा हुआ है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो या दूसरे तमाम चेहरे हो, अब सुदेश महतो की एंट्री होने वाली है। उसके बाद वास्तविक लड़ाई होगी, माने असली लड़ाई की शुरुआत होगी। लेकिन वह भी ढाक का 3 पात निकला। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हाल में आपने देखा होगा, लोक भवन के समक्ष नगरी के किसानों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उस प्रदर्शन में ना तो चंपाई सोरेन नजर आए, ना बाबूलाल मरांडी नजर आए, ना सुदेश महतो नजर आए और न ही बंधु तिर्की नजर आए। याद रहे, बंधु तिर्की ने लाइव लगातार से अपनी बातचीत में कहा था, यदि नगरी के किसानों से जमीन ले ली गई तो उनके हाथ कुछ नहीं बचेगा। उनके आंख से आंसू निकल पड़े थे, लेकिन वह भी नजर नहीं आए। इस हालत में बड़ा सवाल यह है कि अब नगरी के किसान जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं बची है जिनका दरवाजा वे नहीं खटखटा चुके हैं और हर जगह से एक ही यानी निराशा हाथ लगी। इस वक्त हमारे साथ देव कुमार धान जी हैं। देव जी लंबे अरसे से उस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, उसका नेतृत्व करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। धान जी, क्या आप लोग अब निराश हो गए? नहीं, आप आपने देखे होंगे कि हम लोग पिछले 18 जुलाई को हम लोग ने लोक भवन के सामने धरना प्रदर्शन करके एक संदेश देने का प्रयास किए, सभी संगठन मिलकर, कि इस लड़ाई को आगे कैसे लेकर चला जाए। तो हम आपको बता दें कि निश्चित है कि नगरी के किसान इस पक्ष में थे कि हम लोग सभी एमएलए, एमपी, सभी राजनीतिक पार्टी, सभी सामाजिक संगठन के लोगों को हम लोग जो है निमंत्रण देंगे, आप यहाँ आने का न्योता देंगे। ये तो उनका काम है, ग्रामीणों का। अब जो नेता हैं वो आएंगे नहीं आएंगे कि बयान से ही केवल नगरी को रोकेंगे, सारे नेता बयान दे रहे हैं, बयानवीर बने हुए हैं। अब वो तो सारे, ये तो समय देखना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि हम लोग 2 अगस्त को झारखंड के जितने भी विस्थापित एरिया है, चाहे मंडल कुटकू डैम हो,
लातेहार में करीब 5-6 कोयला खदान अभी शुरू होने वाला है। नेतरहाट फिर फायरिंग रेंज है, आपको कोयल कारो है, आपको क्या बोलते हैं यहाँ रामगढ़ का विस्थापन का मामला है, संथाल परगना, और जितने भी जमीन लूट हो रही रांची में और अगल बगल में जो है हमारा गैर मजरूआ, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोले थे कि हम 19 में ही बोले थे कि हम सरकार में आएंगे तो लैंड बैंक खत्म कर देंगे, लेकिन 7 साल हो गए। टीएसी से इन्होंने निर्णय लिया कि भाई 1932 में आदिवासियों का कितना जमीन था, कैसे कैसे इनके हाथ से जमीन लूटी गई, आज कितना उनका जमीन है, विधानसभा से 3-3 कमेटी बनी, लेकिन कोई सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं हो पाया। ये अभी जो महालेखाकार जो है दुमका, रांची, खूंटी, गुमला और गढ़वा, ये 5 जो भूमि घोटाला का वो जांच कर रहे थे, उसमें 4 जिला का उन्होंने कागज मिला और जांच भी किए। रांची का माननीय मुख्यमंत्री जी कोई दस्तावेज उनको नहीं दिए और टीएसी का बैठक में उन्होंने निर्णय लिया, खुद प्रस्ताव लाए कि यहाँ महालेखाकार का जांच का कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, जैसे आपको सिविल कोर्ट में कोर्ट फीस मात्र 50,000 था, उसको इन्होंने 3 लाख कर दिया। अब कौन आदिवासी के पास 3 लाख रुपया होगा, कौन यहाँ के खतियानी सदान भाई लोग के पास होगा? तो हमको तो ये लगता है कि सारे जमीन का जो है लूट, जल जंगल जमीन का लूट हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संरक्षण में हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। तो हम लोग को पूरे जो संगठन है और जो लोग प्रभावित रैयत है, उनका हम लोग जो है 2 अक्टूबर को ये अगस्त को मीटिंग करने वाले हैं। और चूंकि आपको बता दें, अभी चूंकि ग्रामीण ही आंदोलन में आते हैं और अभी भरखर रोपनी चल रही है, आप केवल 15-20 दिन रुक जाइए, उसके बाद देखिए कि भाई नगरी का रूप रंग क्या होता है। फिर अभी हम लोग का विधानसभा सत्र चलने वाला है, उसमें भी हम लोग एक दिन वहां अपना जो है ताकत दिखाएंगे। इस तरह के कार्यक्रम जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, सारे सामाजिक संगठन शुरू करने जा रहा है, इसमें सारे लोग समर्थन दे रहे हैं और गांव गांव सारा जगह मीटिंग शुरू हो गया है, होगा और लड़ाई तो होगी। जो आपको पहले भी हम लोग बोले हैं कि किसान आंदोलन के तर्ज पर ये लड़ाई होगी, हम लोग हारे नहीं। नहीं, फिर ऐसा क्यों है कि चंपा सोरेन कहते हैं डुगडुगी बजावे, अब वो डुगडुगी दिल्ली में छोड़ दिए कि कामरू का मक्खिया रख दिए, डुगडुगी बस्ती नहीं है। सुदेश महतो गर्जना करते हैं खेलगांव में, यह लड़ाई लड़ेंगे, वो भी पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसके कारण लोग लड़ने से बच रहे हैं। देखिए, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, यहाँ उनका 21 एमएलए हैं, तो वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। सुदेश महतो भी एक बड़े नेता हैं, उनके पास भी संसाधन का कोई कमी नहीं है। अब उनको तो खुद निर्णय लेना है कि भाई आएंगे नहीं आएंगे, ये उनको जानना है, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आप लोग को निराशा हाथ लगती है? ना 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 ना, हम लोग देखिए, हम लोग आपको पहले भी बोल चुके हैं कि ये सामाजिक संगठनों का आंदोलन होगा, इसमें अगर कोई राजनीतिक पार्टी जो है समर्थन करने आता है, हम लोग उसको स्वागत करते हैं, लेकिन उनका लीडरशिप स्वीकार नहीं। एक दूसरी बात, जो हाल के दिनों में कई खबरें आ रही है कि सीएनटी एक्ट पर जो लोग बसे हुए हैं उनके घर पर बुलडोजर चला। अब समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम लोगों को एकजुट किया जा रहा है। उनका कहना है कि 10 एकड़ 5 एकड़ डिसमिल 2 डिसमिल 5 डिसमिल वालों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो 25 एकड़ 30 एकड़ लेकर के किसी ने मॉल बना लिया है, किसी ने हॉस्पिटल खोल लिया है, इन लोगों पर तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो क्यों नहीं 2 डिसमिल 3 डिसमिल 5 डिसमिल लेकर जिन्होंने सीएनटी एक्ट पे जमीन पर मकान बनाया है उनको वैध करार दे दिया जाए, इस तरह की मांग आ रही है। आप लोग का क्या नजरिया होगा इसमें? देखिए, हम लोग शुरू से जो सीएनटी का जो कानून है एकदम स्पष्ट, ये कानून इसलिए बना था कि हम लोग का बाप दादाओं ने कुर्बानी दिया, चाहे वो वीर बुद्ध भगत हो, सिद्धू कान्हू हो, बिरसा मुंडा हो, जिनके कारण ही बना
कि भाई ये आदिवासी के हाथ से किसी भी कीमत पर गैर आदिवासी के हाथ में जमीन नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग निश्चित चाहेंगे कि सीएनटी एक्ट का जमीन गैर आदिवासी को नहीं जाए, हम लोग इसके पक्ष में हैं। पर एक सच्चाई तो है ना कि इसी राज्य में दावा किया जा रहा है कि करीबन करीबन 1 लाख आवास बने हुए हैं गैर आदिवासियों का आदिवासी जमीन पर। आखिर इतना बड़ा पॉपुलेशन को क्या हटाना मुमकिन है? क्या उनके आवास पर बुलडोजर चल सकता भी है? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जो भी सीएनटी के उल्लंघन करके जमीन लिया गया, वो जमीन जो है मूल रैयत को वापस हो, हम लोग इसके पक्षधर में हैं। तो फिर अब इसके लिए तो देखिए, हम लोग 2 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग विस्थापन का समस्या तो है, नगरी का समस्या तो है, लेकिन हम आपको बता दें नगरी 227 एकड़ जमीन की लड़ाई है, यहाँ 200 एकड़ तो रोज लुटा रहा है। हम लोग इसका चिंतित हैं कि आदिवासी तो भूमिहीन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर जो है सीएनटी एक्ट का जमीन को गैर आदिवासी में हाथ से जाने के, चाहे वो आपको एसआर कोर्ट के द्वारा गलत कंपनसेशन हो या आपको हमारा बकास भुयारी जमीन को जो है उसको रहती जमीन बनाया जा रहा हो, या हमारा जो है धार्मिक जमीन को ऐसा किया जा रहा हो, या आदिवासी खतियान को गैर आदिवासी बनाया जा रहा है, रांची का करीब 15 गांव का खतियान फाड़ दिया गया हो, सारे मुद्दे को लेकर हम लोग जो है पूर्ण रूप से आंदोलन। तो आपको ये विश्वास है कि 1 लाख जो आवास बने हुए हैं आखिरकार इन पर आप बुलडोजर चला दीजिएगा? संभव है, प्रैक्टिकल है? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि बुलडोजर चले एकदम, उसमें कहीं कोई उसमें हम लोग कोई रोकने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जिनको जो बोलना है वो बोले, उसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, सवाल ये हो रहा है, खड़ा किया जा रहा है कि जिन्होंने 20 एकड़ 25 एकड़ लेकर के अस्पताल बना लिया और मॉल बना लिया, वैसे लोगों पर कार्रवाई होती नहीं है, होती है गरीबों पर कार्रवाई। ना नहीं, देखिए आपको हम लोग अभी जो है हम लोग वैसी जमीन को भी चिन्हित कर रहे हैं जो बकास भुइयारी पहनाए, बकास भुइयारी महतवाई में बड़े बड़े जो है बने हुए हैं। हम लोग अभी एसटी आयोग में भी इस बात को, मोराबादी का जो पल्स हॉस्पिटल है, उस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, हम लोग उसको जो है एसटी आयोग में लिख के दिए थे, अभी डीसी रिपोर्ट दिया है। अब जरूरत पड़े हम लोग कोर्ट जाएंगे, सारा चीज करेंगे, लेकिन हम वहां जो लालपुर में जो आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा है वो बकास भुइयारी पहनाई जमीन पर बना हुआ है, हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है। तो हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले। आप कौन मरे जिए, आप जहर खाएंगे तो खुद मरेंगे, उसके लिए बोलिए कि भाई आप जहर खाइएगा। तो मानवीय संवेदना का भी मानवीय संवेदना क्या है? मैंने जब आपको मानवीय संवेदना के कारण नहीं तो हमारा परिसीमन में 28 में 18 सीटों में आ जा रहा है, तो हम खत्म हो जाए। मानवीय संवेदना ऐसा कुछ नहीं, हमारा ये 5th शेड्यूल एरिया है। आपने जानते हैं कि ये सीएनटी का जमीन आदिवासी के जमीन गैर आदिवासी की नहीं हो सकता है, तो क्यों आप बसे? हम आपसे सवाल करते हैं, क्यों बसे? ये तो गलत आप करेंगे तो उसका तो आपको सजा तो मिलेगा। एक सवाल यह होगा, क्योंकि आप लगातार आदिवासी मुद्दे पर काम करते रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आईएएस हैं, निशा उरांव, उनका कहना है कि आदिवासी सिर्फ जन्म से नहीं होता, उसके संस्कारों का पालन करना पड़ता है। यानी कोई भी व्यक्ति आदिवासी धर्म जो रिचुअल्स है उसका पालन करके आदिवासी बन सकता है। क्या इसका मतलब यह हो सकता है? देखिए, जो मैं जो समझता हूं कि आदिवासी बनने के लिए आदिवासी की मां के पेट से पैदा होना होता है। पर वे कह रही हैं कि कुछ लोग जो हैं वे सिर्फ आदिवासी को एक नस्ल, बकरी गाय बकरी की तरह एक नस्ल के रूप में समझते हैं। देखिए, हमको लगता है कि निशा उरांव को, पहली बात तो हमको लगता है अगर उरांव अपने को लिखते हैं तो उरांव के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, कस्टमरी लॉ, संस्कृति का जानकारी नहीं है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि खुद वे हिंदू रीति रिवाज से विवाह किए, गैर आदिवासी से खुद विवाह किए हैं। आपको खुद ही वो बोल रहे हैं कि हम भी डिलिस्टिंग होंगे, तो वो भी तो नौकरी में तो आदिवासी कोटा से ही नौकरी में है, तो नौकरी पहले वो छोड़े ना, तो नौकरी भी नहीं छोड़ रहे हैं।
तो देखिए वो जो बात कर रही है उसका कोई बेबुनियाद बात कर रही है। देखिए हमारा जो है, देखिए यहां हम आपको क्लियर कर दें, आदिवासी और एसटी में अंतर है। अंतर है, एसटी किसी को सरकार जो बना है, सकते। भारत सरकार राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वो किसी को भी एसटी, जैसे आप बोल रहे थे ना कि हम बनना चाहते हैं, आदिवासी आप नहीं बन सकते। अगर मोदी जी चाहें तो आपको एसटी वो बना सकते हैं। तो उसके लिए तो लोकल कमेटी का अनुशंसा है, पांच क्राइटेरिया है। लुकुर कमेटी कौन बनाया है? लुकुर कमेटी तो सरकारें बनाई है ना। तो लुकुर कमेटी का वो जो उसमें शर्त जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आदिवासी कोई नहीं बन सकता है, एसटी कोई भी बन सकता है, पैदा होना पड़ता है। आदिवासी जो है जन्मजात होता है, उसके आदिवासी उसको मां के पेट से पैदा होना पड़ेगा। वो कोई आदिवासी बनता नहीं है, वो शुरू से वो बना हुआ है, वो चलता आ रहा है। हाँ एसटी कोई भी, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, किसी को सरकार बना सकती है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। महतो जाति को, कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस में डालने की मांग होती रही है, तो यदि उसे एसटी स्टेटस में डाल दिया जाता है, दे दिया जाता है, तब आप लोग को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। देखिए निश्चित है कि हम लोग भी देख रहे हैं कि कौन एसटी में आना चाहिए, नहीं एसटी तो एसटी में आने का विरोध क्यों कर रहे हैं? एसटी में आने का क्या मतलब है? एसटी में उन्हीं को लाया जाता है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, शैक्षणिक रूप से बहुत पीछे हैं, आपको जो है और भी बहुत सारी चीजें, एक विशिष्ट संस्कृति हो, अलगाव की भावना हो, लेकिन कोई लेकिन कोई चाहे कि भाई हम यहाँ आए और पेशा के तहत हम मुखिया बन जाए, प्रमुख बन जाए, जिला परिषद बन जाए, हम उनके सारे सीटों पर एमएलए एमपी बन जाए, उनके सारे जमीन को हम जो है लूट लें, हम जो है चपरासी से लेकर जेपीएससी के बीडीओ सीओ डीएसपी तक बन जाए, तो इसके लिए कोई आना चाहे तो आदिवासी आपने विरोध करेगा ना। आपने कहा कि आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ता है, एसटी कोई भी बन सकता है। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि तब तक कुर्मी समुदाय एसटी बनने की ही तो मांग कर रहा है। वही तो कह रहे हैं, एसटी क्यों बनना चाहते हैं? वो तो निश्चित है कि आदिवासी से शैक्षणिक रूप से ऊपर है कि नहीं है? नहीं, आर्थिक रूप से भी ऊपर है, तो क्यों एसटी बनना? ये कैसे कहा जाए? क्योंकि दुनिया में हर लोग जो है बड़ा बनना चाहता है, और वो लोग जो छोटा क्यों बनना चाहता है? आदिवासी बनना छोटा बनना है, ये कैसे? एसटी बनना छोटा है, निश्चित है कि एसटी बनने का मतलब है इस देश का मूलवासी बनना, छोटा बनना कैसे हो गया? ऐसा है कि एसटी बनना जो है मूलवासी, आप एसटी बने तो आप मूलवासी नहीं हो सकते, यहाँ के आदिवासी ही होगा यहाँ का मूलवासी, आप नहीं हो सकते। तो इसलिए वो जो है हमारे तमाम चीजों को वो जो है हड़पने के लिए, लूटने के लिए वो लोग आना चाहता है, इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। निशा उरांव ने एक नया सवाल भी खड़ा कर दिया। विजय हांसदा की शादी होती है, उनकी पहली पत्नी की मौत हो जाती है, कैंसर से मौत होती है, उसको दो शादी करते हैं, उसके बाद वो पोस्ट डालती हैं, उसमें सवाल खड़ा करती हैं कि तो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वाकई कन्वर्टेड ईसाइयों को रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? देखिए मुझे जो जानकारी है कि आदिवासी जो है, माने खास रूप से एसटी जो है, आपको उनकी जाति के आधार पर उनको जो है एसटी माना गया है। जैसे वो संथाल है तो संथाल को एसटी माने हैं। अब संथाल हिंदू माने, मुसलमान माने, ईसाई माने, आदिवासी धर्म माने, जैन माने, बौद्ध माने, फिर भी वो एसटी रहेंगे, जो मैं संविधान को समझता हूँ। तब पता नहीं कितना ही पढ़े लिखे हैं। अब ये एसी के लिए जरूर है कि भाई जो एसी आपको मुसलमान और ईसाई धर्म जिस दिन अपनाएंगे उस दिन उसका एसी का कैटेगरी खत्म हो जाता है, लेकिन एसटी के लिए तो ऐसा कोई नियम है नहीं। हाँ, वैसा अगर नियम बनाती है भारत सरकार तब तो उसका जो है आप जो है कोई लाभ वो नहीं ले पाएगा। लेकिन अभी तो संविधान को अगर हम मानते हैं तो संविधान के हिसाब से वो सारे जो है एसटी का लाभ वो ले सकते हैं। तो ऐसा है क्यों? उनके पीछे उनका निशा उरांव का इंटेंशन क्या हो सकता है? इस तरह के सवाल देखिए निशा उरांव हमको लगता है आने वाला समय में वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाह रही है, ऐसा हमको लगता है। इसलिए आरएसएस बीजेपी जो चाहता है, जनजाति सुरक्षा मंच जो चाहता है, वो भाषा बोल रही है ताकि उसको आने वाला समय में टिकट मिले।
हमको तो क्लियर यही दिखता है। कि एक टिकट के लिए लोग आदिवासियत भी बेच देते हैं क्या? देखिए अभी तो आदिवासी में देखिए दो तरह के लोग का हमको दिखते हैं। कुछ लोग जो है आपको उनको महीना महीना पेमेंट मिलता है, कहां से? आरएसएस के द्वारा जो है दिया जाता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा दिया जाता है कि तुम केवल बोलो कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, उसको करना धरना कुछ नहीं। वो कुछ लोग वो केवल जो है वो बोले जाएंगे। और दूसरा जो है एक थोड़ा सा इंटरप्ट करें, जितना पैसा उन लोग को दिया जा रहा है यदि हम पत्रकारों को दिया जाता तो हम लोग तो ज्यादा अच्छा राग लापते हैं ना कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, पर ऐसा इनिशिएटिव तो हमें नजर आता नहीं। देखिए ऐसा है, बीजेपी आरएसएस में वहां जो है विचारक नहीं चाहिए, वहां प्रचारक चाहिए। अच्छा। तो आप तो एक विचारक हैं, तो आपको वहां जगह नहीं है, इसको पहले बात आप समझिए। और दूसरे जो आदिवासी हैं, जो निशा उरांव टाइप, जिनको बीजेपी से टिकट चाहिए, तो वो लोग जो है वो आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए, इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो ठीक है, अगर अरे धान जी एक चीज बताइए, आपके दो अभिन्न मित्र रहे हैं, चंपाई सोरेन भी आपके अभिन्न मित्र रहे हैं, रामेश्वर उरांव भी अभिन्न मित्र या आपके बड़े भाई रहे हैं, बाबा रहे हैं, जो भी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपके सारे लोग उस तरफ हैं, आप इधर राग अलाप रहे हैं? देखिए माने चंपाई जी को उनको खुद निर्णय लेने का अधिकार है। रामेश्वर उरांव जी हम लोग के बाबा हैं, उनके साथ संबंध है। तो हर लोगों को संविधान तो आप जानबे करते हैं, संविधान जो है मान्यता दी है कि भाई आप कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, कोई भी विचारधारा में आप जा सकते हैं। तो उनकी स्वतंत्रता को हम कैसे छीन सकते हैं, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो यार चाहे किस पार्टी में कौन आदमी जाएंगे, जैसे चंपाई दादा जेएमएम में थे, बीजेपी में चले गए, तो इस तरह की चलते रहता है। तो उनका व्यक्तिगत निर्णय। एक लास्ट सवाल पर, राजकुमार राउत नाम तो पूरे देश में परिचित हैं, आप उनसे भी बहुत वाकिफ हैं। आप यूएनओ में जाते हैं, यूएनओ में जाके पुराना घाव की चर्चा कर देते हैं। घाव है, मैं घाव ही कहता हूं कि इतने वर्षों से सरकार भारत सरकार नकारती रही कि झारखंड हिंदुस्तान में इंडिजिनियस पीपुल भी रहता है, यानी आदिवासी रहता है। वे यूएनओ में जाके ताल ठोक के कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो मूल्य वासी है वो आदिवासी है। तो देखिए आपको ये पता ही होगा कि हमारा 1871 से 1951 तक लगातार हमारा अलग जनगणना होते रही है ना, लेकिन कांग्रेस ने 1961 में इसको हटा दिया और एक तरह से सीधा हमको हिंदू बना दिया। तो 1961 के बाद लगातार जो है 2001 तक भारत के अगर गूगल में खोजेंगे तो यहां कहीं भी आदिवासी नहीं दिखाता है। यही तो सवाल है। लेकिन आप देखेंगे कि 2011 के जनगणना में 86,000 आदिवासी दिखाएगा। अच्छा, है ना। और 2027 के जनगणना में 5 करोड़ आदिवासी दिखेंगे। अब हम सवाल करते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस कैसे नकारेगी, क्योंकि इसमें टेक्निकल ये है कि कोई सरना के रूप में मान्यता मांग रहा है, कोई गोंडी के रूप में, कोई सारी के रूप में। तो सरकारी आंकड़े में तो कहीं आदिवासी नहीं दिख रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए पूरे देश में अभी अभियान चला रहे हैं कि आप धर्म के कॉलम में आदिवासी धर्म जो है आप दर्ज करें। ये हम लोग जो है पूरे देश के आदिवासी से आह्वान कर रहे हैं। और 2027 के आंकड़े आप देखेंगे कि करीब 5 करोड़ आदिवासी इस भारत देश में दिखेंगे। 5 करोड़ आदिवासी दिखे, क्योंकि जब हिंदू के लिए कोड है, मुसलमान के लिए कोड है, ईसाई के लिए कोड है, सिख के लिए, जैन और बौद्ध के लिए, तो आदिवासी के लिए भी कोड होना चाहिए। तो ये सरकार हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार कर रही है। तो उस हालत में देव जी जो निशा उरांव है, निशा भगत है और तमाम ऐसे चेहरे हैं, आरएसएस से जुड़े हों, भाजपा से जुड़े हों, जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े हों, वे तो अपने को हिंदू ही लिखेंगे ना। देखिए जो आदिवासी को हिंदू लिखना है लिखे,
जिसको ईसाई लिखना है लिखें, जिसको मुसलमान लिखना है लिखें, जिसको सिख लिखना है, जैन बौद्ध लिखना है, हम लोग उसको कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन आप कौन कहने वाले होते हैं कि सभी आदिवासी हिंदू है? नहीं तो आप भी एक कहने वाले कौन होते हैं कि सभी आदिवासी जो हैं वो आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है? सवाल ये आप 5 करोड़ लोग कहां से जुटाइएगा? देखिए ऐसा है, यहाँ जब 15 करोड़ जनसंख्या है तो 5 करोड़ तो बहुत आसानी से हम जुटा लेंगे। क्योंकि देखिए अभी अभी जो है टारगेट छोटा नहीं रखे हैं आप, 10 करोड़ का टारगेट रखते हैं। देखिए ऐसा है, अभी हम लोग 26 तारीख को हमारा आसाम में बैठक है, आपको 28 तारीख को हमको बंगाल में है, फिर हम जो है 6, 7, 8 महाराष्ट्र में है, आपको 9 तारीख को हमारा रायपुर में रैली है, फिर जो है अगस्त में, फिर 29, 30 को पूरे देश के आदिवासी को हम लोग कैसे चिंतन बैठक बुलाए हैं कि कैसे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर, गांव स्तर कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। फिर 27 सितंबर को रांची में किए हैं। तो अभी बैठक का जो दौर है, छोटा छोटा प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, समुदाय स्तर पर, हम लोग पूर्ण रूप से अभी जनवरी तक पूरा मीटिंग करेंगे। और हम लोग निश्चित है कि देखिए आप 5 करोड़ बहुत आसानी से, क्योंकि लोग देखिए 2000, इसलिए मेरा सवाल है ना कि आप 10 करोड़ का टारगेट क्यों नहीं रखे? नहीं देखिए इसमें जैसे आप बोले ना कि भाई यहाँ तो हिंदू को मानने वाले भी लोग हैं, ईसाई को मानने वाले लोग भी हैं, मुसलमान को मानने वाले भी लोग हैं, सिख जैन बौद्ध को, हम कैसे 10 करोड़ ये कर देते? वो तो केवल राजनीति हो जाएगी ना। हम वही टारगेट लें जो हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कि भाई चलिए हम लोग 33% लोगों को ही कम से कम आदिवासी धर्म में हम लोग शामिल करा दें, ये हमारा लक्ष्य है। एक लास्ट सवाल होगा, लातेहार जिला के कुछ एक गांव में, नाम गांव का मैं भूल रहा हूं, वहां एक प्रयोग होता है। गांव में एक बोर्ड टांग दिया जाता है कि यहाँ पादरी और फादरी को आना मना है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए हम तो इसको कह सकते हैं कि सीधा संविधान का उल्लंघन है, हम तो यही कर सकते हैं। क्योंकि इस देश में किसी भी लोगों को कहीं जाने आने से तो रोक है नहीं। हाँ, आप जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है, ये तो है। लेकिन केवल ईसाई की ओर धर्म परिवर्तन हो रहा है उसका केवल बात उठाता है, लोग हिंदू बनना है उसका बात क्यों नहीं उठाता है? भाई आदिवासी तो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, बौद्ध है। तो जब वो मुस्लिम बन रहा है तो उस पर आप बात उठाइए, ईसाई पर, हिंदू बन रहा है उस पर क्यों नहीं लोग उठाता है बात? ये तो गलत है ना भाई। धर्मांतरण तो चाहे हिंदू में जाए, चाहे मुसलमान में जाए, चाहे ईसाई में जाए, चाहे सिख में जाए, बौद्ध में जाए, जैन में, धर्मांतरण है। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, और निश्चित रूप से नगरी के साथ ही आदिवासी समाज के जो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर इन्होंने अपनी राय रखी, अपनी प्रतिक्रिया दी। संभव नहीं है, बहुत संभव है, प्रतिक्रिया दी, बहुत संभव है इनकी राय से आप सहमत हो, असहमत हो, लेकिन हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है। तो देव कुमार धान जी ने अपने नजरिए से इन तमाम चीजों को समेटने की कोशिश की। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।